आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे नहीं रहे वेदांती। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का बीमारी के चलते निधन हो गया है। उन्होंने 67 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ इलाज, इस दौरान उनका निधन हो गया है। रीवा में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें राम मंदिर आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती के निधन से अयोध्या में शोक की लहर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत साधु संतों ने उनके निधन पर शोक जताया है। तो राम मंदिर आंदोलन के अगुवाकार माने जाते थे वेदांत आपको बता दें वेदांती की रिपोर्ट देखिए। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और अयोध्या से पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश रीवा में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। पूर्व सांसद व राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी संवेदना जताई है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज का गोलोक गमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनका जाना एक युग का अवसान है। धर्म, समाज व राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्क्रॉल आउट। डॉक्टर रामविलास वेदांती की राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े शहरों में गिनती होती है। उन्होंने अयोध्या से सांसद रहते हुए संसद से लेकर सड़कों राम मंदिर निर्माण की आवाज को मजबूती से उठाया। रामविलास वेदांती के निधन से साधु संतों में भी शोक की लहर है। श्री राम वरिष्ठ संत राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर निरंतर जिन्होंने रातों दिन एक करके प्रयत्न किया था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जिस दिन राम मंदिर पे भगवा ध्वज लग जाएगा उस दिन समझो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इस परिकल्पना के साथ जिस प्रकार से पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी ने सनातन के लिए कार्य और काम किया, आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, यह सनातन की बहुत बड़ी नुकसान है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि पुनः जब उनका जन्म हो तो जो उनका भाव था राम मंदिर भव्य और काशी और मथुरा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ और वो हमारे बीच में आज नहीं रहे। आज गोलोक वास किए वो, तो हम कामना करते हैं जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, जिनकी आस्था उनमें जुड़ी हुई थी, भगवान उनके अंतरात्मा में इस दुख के घड़ी में सहने की क्षमता प्रदान करे। और आज अपार हम लोगों को दुख है कि अयोध्या से एक पूज्य संत राम जन्मभूमि के लिए लड़ने वाले आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। रामविलास वेदांती ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। मंदिर पर भगवा ध्वज भी लहरा दिया गया है। जिन भावनाओं को लोगों ने सहेज कर रखा था, उन भावनाओं को 25 नवंबर को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। उन्होंने कहा किसी राम विरोधी के नाम पर गली का नाम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का जन्म 7 अक्टूबर 1958 में हुआ था। वेदांती हिंदू धार्मिक नेता, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार थे। वेदांती वीएचपी से जुड़कर राम मंदिर निर्माण के लिए सक्रिय रहे। 1996 में मछली शहर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव जीते। 1998 में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद बने। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य थे और अयोध्या में वशिष्ठ आश्रम से जुड़े। 1992 के बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आरोपी थे, लेकिन बाद में बरी हो गए। मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बीच में हम सबके अभिभावक पूज्य स्वामी वेदांती जी महाराज का निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दें और उनके जो अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनको इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। पूज्य वेदांती जी का पूरा जीवन सनातन संस्कृति को समर्पित रहा है।
उन्होंने देश और प्रदेश की सेवा भी की है। लोकसभा में लंबे समय तक रहे हैं। शुचिता, पारदर्शिता पूर्ण जन सेवा उनका ध्येय था और उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़ करके गरीबों की मदद के लिए हमेशा वो खड़े रहे। मैं उनके दुखी परिजनों को, जो उनके अनुयायी दुखी हैं, दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सिर चरणों में स्थान दें। बता दें कि 15 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के रीवा में रामकथा कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। रामविलास वेदांती का निधन संत समाज और राम भक्तों के लिए किसी बड़ी क्षति से कम नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब हम बात करेंगे अपाचे से आसमान की निगहबानी। भारतीय वायुसेना को जल्द ही अमेरिका से बचे हुए 3 अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। साथ ही भारतीय नौसेना MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर को इसी हफ्ते तक स्क्वाड्रन में शामिल करने वाला है। हेलीकॉप्टर की यह खेप मिलने के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना की शक्ति बढ़ जाएगी। आर्मी और वायुसेना को उम्मीद है कि 2028 से 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर मिलने भी शुरू हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डिफेंस सेक्टर की ताकत में तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत ने हाल ही में करोड़ों डिफेंस डील की है, जिसने पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ा दी है। अब हवा और समुद्र में भारतीय सेना की ताकत दुगनी होने वाली है। दरअसल भारतीय वायुसेना को जल्द ही 3 और अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। भारतीय वायुसेना की हवाई ताकत में इजाफा होने जा रहा है। अमेरिका जल्द ही भारत को 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवर करेगा। यह अपाचे बेड़े का आखिरी बैच होगा। इसी के साथ जोधपुर में 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की 6 यूनिट का बेड़ा पूरा हो जाएगा। इन हेलीकॉप्टर की तैनाती फरवरी 2020 में शुरू हुई थी। इसके पीछे मकसद पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाना है। इसी साल जुलाई में 3 अपाचे की डिलीवरी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हुई थी। इन्हें सोवियत यूनियन के एंटोनोव कार्गो विमान से लाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टर इसी महीने भारत को डिलीवर होंगे और उन्हें सेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। अपनी मारक क्षमताओं की वजह से फ्लाइंग टैंक के नाम से पहचाने जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया भर में अपनी एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट क्षमता की वजह से सबसे खास माने जाते हैं। ये अमेरिका के मेसा एरिज़ोना में तैयार किया जाता है। अमेरिकी सेना के अटैक बेड़े का अहम हिस्सा है। भारत समेत कई सहयोगी दल इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर से मारक क्षमता में इजाफा तो होता ही है, साथ ही हवाई युद्धों में सही तरह से कंट्रोल हासिल करता है। अपाचे हेलीकॉप्टर में 26 एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल है। इसमें बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी, ज्वाइंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अधिक शक्तिशाली T-700 GE 701D इंजन, बेहतर रोटर ब्लेड और रियल टाइम में मान रहित हवाई वाहनों को नियंत्रित करने की क्षमता शामिल है। अब तक AH-64 के सीरीज के 400 हेलीकॉप्टर डिलीवर किए जा चुके हैं। अब तक अमेरिकी सेना में शामिल हेलीकॉप्टर बेड़े ने 4.5 मिलियन से अधिक घंटों की उड़ान भरी है। भारतीय वायुसेना अभी 22 अपाचे का संचालन करती है। इनके जरिए हवाई रक्षा और डीप स्ट्राइक मिशन को पूरा किया जाता है। इधर भारतीय सेना इस बेड़े का उपयोग हवाई सहायता, टैंक बस्टिंग और बख्तरबंद लड़ाई के दौरान करेगी। लेकिन फिर से उस को हवा मिल गई है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर के कंट्रोल को लेकर वायुसेना और सेना की भूमिका तय की जाती है। अपाचे के अलावा रक्षा मंत्रालय ने मार्च में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इनकी डिलीवरी अगले 5 साल में की जाएगी। प्रचंड को चीन से लगी हिमालयी सीमाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्टील्थ क्षमताएं, कवच और एडवांस नाइट अटैक सिस्टम। भारतीय सेना को अगले 10 से 15 सालों में 1000 से ज्यादा नए हेलीकॉप्टरों की जरूरत है। ये हेलीकॉप्टर अलग अलग तरह के होंगे। इनकी मदद से पुरानी पड़ चुकी चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को बदला जाएगा, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के लिए आसमान की निगरानी करना और दुश्मनों को सबक सिखाना और आसान हो जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब हम बात करेंगे सांसों पर संकट।
देश की राजधानी और राजधानी से सटे राज्यों में प्रदूषण और स्मॉग ने कोहराम मचा दिया है। शहर गैस चेंबर बन गए हैं, फेफड़ों में बारूद जैसा धुआं भर रहा है। हरियाणा और यूपी के एनसीआर वाले शहर धुआं धुआं हो चुके हैं और इस संकट से निजात मिलती नहीं दिख रही है। गाजियाबाद में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। हवा की आपको बता दें, जहरीली हवा हो चुकी है। सामान्य दिनचर्या भी सेहत के लिए चुनौती बन गई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस संकट का हल क्या है। यूपी से दिल्ली तक प्रदूषण का कोहराम। हरियाणा में प्रदूषण से मचा हाहाकार। बढ़ते प्रदूषण से कैसे मिलेगी निजात? प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। अमीर फैलाएं प्रदूषण, गरीब हो रहे परेशान। देश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़े हैं कि लोगों का सांस लेना भी दूभर हो रहा है। दिल्ली की जहरीली हवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दम घोट रही है, तो नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक खराब हो गया और राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंच गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में गैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इन पाबंदियों के तहत कई गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद जहरीली हवा से निजात नहीं मिल रही है। नोएडा और गाजियाबाद में स्कूलों को बंद करने को लेकर ऐसा आदेश दे दिया गया है। क्लास 6 से 9 और 11वीं तक हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूल में आने वाले छात्रों को मास्क पहनने और सभी स्वास्थ्य मानकों का पालन को कहा गया है। गौरतलब है कि दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद तक वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर दिखाई दे रही है। दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक AQI लेवल 450 से लेकर 500 के बीच बना हुआ है। निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में ट्रकों और अन्य भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। वहीं प्रदूषण को लेकर सियासत खूब हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संसद में मुद्दा उठाने की बात कही है। दिल्ली का और मेजर सिटीज के पोल्यूशन की बात की मैंने, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर, और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है। वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे और इसको समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे, और वो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खराब हो गया है और हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। मैं आज वो डिस्कशन का परमिशन भी वो लगाऊंगी। वहीं देश में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर से जुड़ी याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेंगी। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्यबागची और जस्टिस विपुल एम पांचोली की वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हम समस्या को सुनते हैं और हम ऐसे आदेश पारित करेंगे जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। महानगरों में लोगों की अपनी लाइफस्टाइल और वो गंभीर वायु प्रदूषण के बावजूद इसमें बदलाव नहीं लाना चाहते। लेकिन गरीबों का क्या होगा? बता दें कि देश की कई राज्यों में बीते 2 दिनों से कोहरा और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी कुछ जगहों पर घने कोहरे की स्थिति रह सकती है। आसमान साफ होने के बावजूद स्मॉग की मोटी परत ने धूप को धरती तक पहुंचने नहीं दी, जिसका असर तापमान पर भी पड़ता नजर आ रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे इलाकों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।
यूपी को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रणनीति तैयार की है। 7 विभागों को पश्चिमी यूपी के जिलों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलों में लगातार बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल एनसीआर की तरह ही प्रदूषण का असर मेरठ से मुजफ्फरपुर बागपत तक दिख रहा है। जिलों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार ने संबंधित अधिकारियों पर नकेल कसते हुए 7 प्रमुख विभागों को जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इसका भी विस्तृत कार्य योजना यानी एक्शन प्लान तैयार कर सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में प्रदूषण से निजात कब मिलेगी, ये देखना बाकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कोहरे का कहर। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें कोहरे के कहर की। उत्तर प्रदेश में मौसम और प्रदूषण ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाथरस में ठंड का प्रकोप, बुलंदशहर में खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण पहुंचा है। कानपुर नगर निगम की अलाव व्यवस्था और हापुड़ हाईवे पर हुए हादसे की बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस में सोमवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। इसके कारण दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे पूरा वातावरण कोहरे की चादर में लिपटा दिखाई दिया। सड़कों पर वाहन धीमी गति से लाइट जलाकर चलते नजर आए। सर्द हवाओं के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे सामान्य दिनचर्या प्रभावित हुई। बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही और लोग केवल आवश्यक काम से ही घर से बाहर निकले। बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे। पूरी की पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त दिखाई दी। जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे के कारण दृश्यता मात्र 10 मीटर मापी गई, जिससे जनजीवन शीतलहर की चपेट में रहा। बुलंदशहर के सदर तहसील क्षेत्र अकबरपुर न्याय पंचायत में लगातार तीसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। इसके कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। से लेकर ग्रामीण इलाकों तक वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई। वहीं प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक रूप से बढ़ गया। घने कोहरे के चलते सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई। वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें दिन के समय भी हेडलाइट चलाकर चलना पड़ा, इससे यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कोहरे के साथ साथ क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। बुलंदशहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 581 दर्ज किया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। कोहरे और धुंध का ये मिश्रण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। इस खतरनाक मिश्रण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्हें घर से बाहर निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा और धुंध की चादर से कानपुर समेत प्रदेश के कई जिले ढक गए हैं। घने बादलों की परत के कारण सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप दिन का पारा तो गिरा, लेकिन रात के तापमान में भी कमी दिख रही है। सीजन में पहली बार ठिठुरन और गलन का एहसास हो रहा है। सर्दी से लोग खुले में न सोए और रैन बसेरों में अच्छी व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए नगर निगम लगातार सजग दिख रहा है। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि कानपुर में ठंड से बचाव के लिए नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था शुरू की है। नगर निगम द्वारा शहर के कई प्रमुख जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई, जिसमें शहर के प्रमुख चौराहे, अस्पताल, बस स्टेशन के पास शाम को लकड़ियां पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि जोनल अभियंता अलाव नियमित रूप से जलाने की व्यवस्था देखेंगे। नगर निगम और संस्थाओं द्वारा 32 रैन बसेरों को संचालित किया जा रहा है। सभी रैन बसेरों के बाहर साइन बोर्ड और केयर टेकर का नाम व मोबाइल नंबर भी लिखे गए, ताकि अगर किसी को भी समस्या हो तो इन नंबरों पर बात कर सके। सभी रैन बसेरों में तैयारी पूरी कर ली गई है। क्योंकि शीत ऋतु को देखते हुए ठंड के हिसाब से हम यहाँ पर 32 रैन बसेरे हैं, जो या तो नगर निगम द्वारा या फिर संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन 32 रैन बसेरों के अंदर सभी जोनल इंजीनियर जो है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इंस्पेक्शन करके इसके अंदर जो सुधार का कार्य था वो हम करा चुके हैं। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज होते हैं, जैसे कि रजाई गद्दा, इस प्रकार की सुविधाएं, उनको भी सुदृढ़ कराया गया है। और इसके अंदर इन सभी रैन बसेरों के अंदर जो है अलाव की संपूर्ण व्यवस्था हमने करी गई है। और शहर के जो बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जहाँ पर हर की तरह इस बार भी हम अलाव की व्यवस्था कराएंगे, तो उसके लिए भी जो है मतलब प्रचलित में है टेंडर, और जल्दी ही खुलते ही उसको जो है
हम आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जो आपूर्ति है वो हमारे जो इंटरनल सोर्सेज है उसके बाद। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घना कोहरा बड़ा हादसा लेकर आया। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई लोग घायल हुए और हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। हापुड़ दिल्ली लखनऊ हाईवे पर घना कोहरा हादसे का कारण बना। एक जगह आधा दर्जन वाहनों की भिड़ंत हुई, दूसरी जगह पर 3 वाहन आपस में टकरा गए। कुल मिलाकर करीब 9 वाहनों की टक्कर हुई। हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र की घटना हाईवे पर लंबा जाम लेकर आए। घना कोहरा लगातार लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। हापुड़ हाईवे पर हुआ यह हादसा एक बार फिर सावधानी बरतने की चेतावनी देता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मौसम और प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हाथरस की ठंड, बुलंदशहर का प्रदूषण, कानपुर की अलाव व्यवस्था और हापुड़ हाईवे हादसा, ये सभी घटनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। स्पेशल डेस्क की नजरिया। और अब हम बात करेंगे धामी की धमक की। उत्तराखंड के शेर और देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम अब सिर्फ एक राज्य तक नहीं रहा, उनकी गूंज उत्तराखंड से निकलकर दक्षिण भारत समेत पूरे देश में सुनाई देने लगी है। धामी की पहचान मजबूत नेतृत्व, साफ सोच और फैसले लेने की दमदार शैली, यही वजह है कि वह तेजी से एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर रहे हैं। लोग उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश भर के लिए प्रेरणा मानने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी से दिल्ली तक प्रदूषण का सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहचान अब सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रही। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो सख्त फैसले लेता है, साफ नीति पर चलता है और नतीजे भी दिखाता है। यही वजह है कि आज उनका नेतृत्व पूरे देश में चर्चा का विषय है। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में हुई अटल मोदी सुशासन यात्रा में उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि उनकी स्वीकार्यता अब राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। बहुत सारे क्षेत्रों में आज अनेक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी आज उत्तराखंड देश के बहुत सारे क्षेत्रों में देश के शीर्ष क्षेत्रों में है। यानी कि हमारी गिनती देश के शीर्ष राज्यों में शुमार हो गई है। चाहे वो आज हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाना हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, या सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था हो, या अभी खनन सूचकांक, खनन के क्षेत्र में भी हमको 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भारत सरकार ने इनाम के रूप में दी है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र है, मत्स्य का क्षेत्र है, बहुत सारे जो आज नियम, बहुत सारे जो निर्णय आज जो एक्ट उत्तराखंड के अंदर लिए जा रहे हैं, वो सच में चाहे वो यूसीसी का कानून हो, चाहे वो दंगा रोकने का कानून हो, चाहे वो नकल रोकने का कानून हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, या अभी हमने जो मदरसा एक्ट समाप्त करने का निर्णय लिया है, ये सारे के सारे आज देश के लिए उदाहरण बन गए। तिरुपति की जनसभा और रोड शो में उमड़ी भीड़ और गूंजते नारे साफ बताते हैं कि धामी का असर अब राज्य की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। दक्षिण भारत में उनकी लोकप्रियता पहले से ही दिख चुकी है। चुनावी दौर में वो स्टार कैंपेनर रहे। उनकी छवि ऐसे नेता की है जो सिर्फ बात नहीं करता बल्कि फैसले लेकर उन्हें जमीन पर उतारता है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, समान नागरिक संहिता जैसे बड़े कदम और सुशासन की नीति आज कई राज्यों के लिए मिसाल बन गई है। मैं अब जब भी कहीं भी किसी महानुभावों से विशिष्ट अवसरों पर मिलने जाता हूं, तो मैं अपने यहाँ का ही जो बना हुआ परफ्यूम है, जो हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत इसको आजकल मार्केट में लाया जा रहा है, मैं वही भेंट करता हूं। और मैंने यह भी सभी विभागों से और राज्य के स्तर पर हमारे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उनके हस्तशिल्पी है, उनके तमाम प्रकार की कारीगरी है, तमाम प्रकार का जो उनका हुनर है, वह भी प्रोत्साहित हो, इसके लिए यह भी हमने धीरे से प्रावधान किया है, धीरे धीरे, कि जितने हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में जो भी मोमेंटो इत्यादि भेंट किया जाए, वो हमारे यहाँ का ही स्थानीय उत्पाद है, हमारे यहीं का बना हुआ हो, चाहे वो महिलाओं का बना हो, सहायता समूह का बना हो, या हस्तशिल्पियों के द्वारा कुछ बनाया गया हो, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रयास हमारे उन सभी को बहुत प्रोत्साहित करेंगे, बहुत उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे, उनकी सहायता करेंगे।
उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात तक उनकी मजबूत मौजूदगी दिखाती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को सबसे असरदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का संकल्प, युवाओं के लिए रोजगार के मौके, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था को मजबूत करना, ये सब कदम भारत को विकसित बनाने की दिशा में योगदान दे रहे हैं। मोदी भी धामी जैसे युवा और कर्मठ नेताओं पर भरोसा जताते रहे। धामी खुद कहते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और उत्तराखंड इस सफर की मजबूत नींव बनेगा। यही साफ सोच और प्रतिबद्धता उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व की कतार में खड़ा कर रही है। आज साफ दिखता है कि पुष्कर सिंह धामी सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बनते जा रहे हैं। मोदी के भरोसेमंद सिपाहियों में शामिल धामी सुशासन, विकास और सुरक्षा की मिसाल कर रहे हैं। यही है कि धामी की धमक जो अब दूसरे राज्यों में भी गूंज रही है और आगे और बढ़ती जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल हमारे बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।